हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो मेरे पास में काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रखी थी कि मैम एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर दीजिए 11-12 के लिए, जो कि आपकी एडवांस लेवल पे भी काम आएगी। तो आज मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं एनसीईआरटी सीरीज़ का, क्लास 11th और 12th का। और जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में एनसीईआरटी प्लस थोड़ा सा एडवांस भी होगा, जो आपके जेई मेन्स के लिए भी काम आ जाएगा, नीट के लिए भी काम आएगा, और इसके अलावा आपके एडवांस के लिए भी काम आएगा। तो सबसे पहले ये थियोरेटिकल है, यहाँ पे मैंने सारी थ्योरी कवर करने की कोशिश करी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका फर्स्ट टॉपिक से। नोट्स भी होंगे, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी ताकि आप उसमें से तैयारी भी कर लो, और इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो थोड़े थोड़े नोट्स मैंने बनाए हैं, थोड़े थोड़े नहीं, मैंने बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जो भी है सब कुछ कवर करते हुए कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ से लग जाएं, यानी कि उसकी जितनी भी थ्योरी है वो आपकी यहीं से कवर हो जाए। सो दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारी स्टार्टिंग होती है दैट इज फ्रॉम द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बहुत ही सिंपल थी। डाल्टन ने कहा, जो देखो जो सिंपल चीज़ें हैं मैं उसको इतना एम्फेसिस नहीं करूंगी, आपको उस पर उतना ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान वहाँ पे देना है वेयर यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस, जहाँ से आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले थे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या कहा? डाल्टन सेड के ऑल ऑफ द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम, या एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। इसके बाद में एटम कंबाइन टू फॉर्म द कंपाउंड, और उन्होंने कहा कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बस उस तरीके से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। तो उसके जो 6-7 पॉइंट थे वो आप 7th-8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसके बाद में हमारे पास में आता है जो चैप्टर जहाँ से स्टार्ट होता है वो हमारे पास में स्टार्ट होता है कैथोड, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। तो कैथोड रेज की जो आपके पास में डिस्कवरी थी वो हमारे पास की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने कैथोड रेज की डिस्कवरी की थी, और उन्होंने कैसे किया था? उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। यहाँ पे मैंने डिस्चार्ज ट्यूब नहीं है, मैं अगर यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब का डायग्राम लूँ तो कुछ इस तरीके से डिस्चार्ज ट्यूब थी। यहाँ पे आपके पास में कैथोड और एनोड था, और एट वेरी हाई वोल्टेज जे थॉमसन ने जो किया था, एट वेरी हाई वोल्टेज एंड एट वेरी लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वैक्यूम पंप लगा दिया था। इस वैक्यूम पंप में से इन्होंने जो एयर है वो एयर निकाली, तो दे क्रिएटेड अ वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज, बहुत ही हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया था। तो उन्होंने देखा कि इस बहुत ही हाई वोल्टेज पे कुछ रेज ऐसी थी जो कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रही थी, और फिर इन्होंने इस रेज की स्टडी की। स्टडी कैसे की? उन्होंने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल दीज रेज आर मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो सबसे पहले कैथोड रेज, जे थॉमसन ने कैथोड रेज जो आपका डिस्चार्ज ट्यूब थी उससे कैथोड रेज की डिस्कवरी की थी। बहुत ही हाई वोल्टेज पे और बहुत ही लो प्रेशर पे कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ कुछ रेज जा रही थी। दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। अब इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या थी? सबसे पहले कि अगर कैथोड रेज में यहाँ पे आपने कोई ऐसा सब्सटेंस लगा दिया जो कि उसमें से रेज को पास नहीं होने दे रहा, तो उसे, जिसे हम ओपेक कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो वो शेडो क्रिएट करता है, यानी कि दे क्रिएट द शेडो। सो इट कंफर्म के दे मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। शेडो बनेगी तभी जबकि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे होंगे। सेकेंड पॉइंट, हीटिंग इफेक्ट, यानी कि यहाँ पे जब भी उन्होंने कोई मटेरियल लगाया या कोई भी मेटल की जो प्लेट है वो लगाई, वो गर्म हो जाती है, तो दे प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट। दे रोटेट द पैडल। उन्होंने यहाँ पे क्या किया? एक बहुत ही हल्का सा पैडल लगाया, और जब यहाँ पे कैथोड रेज पास हुई तो दैट पैडल स्टार्ट रोटेटिंग, तो वो रोटेट भी करने लग गया पैडल। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड जब इन्होंने अप्लाई किया, यानी कि यहाँ पे जब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जब पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट यहाँ पे लगाई, तो दीज रेज आर मूविंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव टर्मिनल, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रही थी। मैग्नेटिक फील्ड में ये नेगेटिव पार्टिकल की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो इससे हमें काफी सारी चीजें पता चली। नेक्स्ट, ये फ्लोरोसेंस क्रिएट करती हैं, दे प्रोड्यूस द फ्लोरोसेंस। इनके बीच में अगर आप कोई गैस लाते हो तो दे आयोनाइज द गैस, वो उस गैस को आयोनाइज कर देती हैं। प्रोड्यूस एक्सरे व्हेन स्ट्राइक ऑन द मेटल, जब हम इन्हें किसी मेटल पे स्ट्राइक कराते हैं तो दे प्रोड्यूस एक्सरेज। इसको हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। इसके बाद में द इलेक्ट्रॉन, द चार्ज अपॉन मास रेशो डू नॉट डिपेंड ऑन द गैस फील्ड, यानी कि अब अगर तुम इस कैथोड रे में कोई भी गैस लेते हो तो उसका जो चार्ज अपॉन मास रेशो है वो उसमें जो गैस तुम फिल कर रहे हो वो उस पर डिपेंड नहीं करता। और जे थॉमसन ने चार्ज अपॉन मास को कैलकुलेट भी कर दिया था। ये चार्ज अपॉन मास को इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैलकुलेट किया। यहीं पे इन्होंने कैथोड रेज वाली जो डिस्चार्ज ट्यूब थी वो लगाई।
यहाँ पे बैटरी लगाई और इन्होंने इस तरीके से, क्योंकि अगर ये कैथोड रेज हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है, तो इन्होंने इस तरीके से वोल्टेज क्रिएट किया कि ये मूव ना करे, ये सेंटर पे आके डलें, और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने चार्ज अपॉन मास रेशियो यहाँ पे कैलकुलेट किया, एंड दैट चार्ज अपॉन मास रेशियो वाज फॉर इलेक्ट्रॉन, द चार्ज अपॉन मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन 1.78 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम आपको यहाँ पे मिल गया। तो ये पहला पॉइंट आ जाता है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सबसे पहले चार्ज अपॉन मास रेशियो डिपेंड नहीं करता है, आप कोई सी भी गैस फिल करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ, थ्योरी की बात ना करूँ, तो बेसिकली व्हाट हैपेंस व्हेन एट वेरी हाई वोल्टेज एंड एट वेरी लो प्रेशर द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द एटम्स, एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं या फिर गैसेस में से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक टुवर्ड्स द एनोड। तो जब वो एनोड की तरफ चलते हैं तो उनको ये सारी जो इफेक्ट हैं वो शो करते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होता है, सो दैट्स व्हाई द चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑन द इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड ऑन द गैस फिल्ड ऑन द इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो पहली ये डिस्कवरी आपका, तो ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि चार्ज अपॉन मास रेशियो डू नॉट डिपेंड ऑन द गैस फील्ड। कई बार इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है 0.76, कुछ बुक में 0.78 है कुछ, पर 0.76 बोल रही हूँ मैं, 1.76 या 1.78 के आसपास ले सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो फिर मैं उसी को फॉलो करूंगी। 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। तो यहाँ से आपकी स्टार्टिंग हो गई, यानी कि आपने नेगेटिव चार्ज जो पार्टिकल था उसकी आपने डिस्कवरी कर ली। अब आता है आपके पास में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन is discovered by oil drop experiment and the scientist was R.A. Millikan. R.A. Millikan discovered the he performed the oil drop experiment. Oil drop experiment क्या था? अगर आप यहाँ से पिक्चर देख पा रहे होगे तो he passed ऑयल ड्रॉप्स, यहाँ पे ऑयल की ड्रॉपलेट डाली एंड ही पास द एक्सरेज फ्रॉम द अदर साइड। तो जो ऑयल की ड्रॉपलेट थी और यहाँ पे आपका छोटा सा होल था, होल में से आपके जो ऑयल ड्रॉपलेट हैं वो नीचे की तरफ आ रहे थे, तो एक्सरेज पास आउट कराई। दीज एक्सरेज क्रिएट द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट, यानी कि अब उनके ऊपर चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, एंड देयर ही टुक 2 प्लेटेड, यहाँ पे इन्होंने 2 प्लेट ली, ये आपका कैथोड नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल लिया और इस तरीके से वोल्टेज अप्लाई किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे ना गिर पाए। वो कैसे होगा? देखो, अगर मैं ये प्लेट ले लूं, इफ दैट प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैव ए नेगेटिव चार्ज, यू ऑलरेडी नो, तो इनके बीच में रिपल्शन होने लगेगा। तो उन्होंने इस तरीके से वोल्टेज क्रिएट किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल हैं, ऑयल ड्रॉप के जो चार्ज पार्टिकल हैं वो नीचे ना गिरें, वो ऊपर सरफेस पे ही रहे, मतलब ऊपर ही बीच में एटमॉस्फेयर के बीच में रहे। तो उसके लिए उन्होंने वोल्टेज काउंट किया कि कितना वोल्टेज आप लगाएंगे कि जिसपे वो नीचे ना गिरे, और फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की लंबी चौड़ी। तो यहाँ से हमें पता चला द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम एंड दिस इज नेगेटिव फॉर द इलेक्ट्रॉन। अब तुम्हें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है और चार्ज अपॉन मास रेशियो यू नो 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम था। तो यहां से यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में आया 9.1 इंटू 10⁻31 kg। केजी को लिख सकते हैं आप, केजी में लिख लो, ग्राम में कर लो, बट आई सजेस्ट कि अगर आप केजी में लर्न कर रहे हो तो आप केजी में ही लर्न करो, अगर आप ग्राम में लर्न कर रहे हो तो सारे आप ग्राम में ही लर्न करोगे। इसके बाद में आता है एनोड रेज और द केनाल रेज। तो सेम वही डिस्चार्ज ट्यूब में जब वेरी हाई वोल्टेज थी, तो अब जे थॉमसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, नाउ यू हैव द प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी जो की थी गोल्डस्टीन ने की, पीजी से लर्न कर लो, प्रोटॉन गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने देखा कि इन द सेम एट वेरी हाई वोल्टेज देयर आर सम अदर रेज ऑल्सो मूविंग, बट दे आर मूविंग बिहाइंड द कैथोड, कैथोड के पीछे की तरफ मूव कर रही थी वो। अब वो रेज क्या थी, तो उन्होंने वही सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, तो पता चला कि हाँ दे हैव द चार्ज पार्टिकल, दे प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट, दे प्रोड्यूस द शेडो, दे कैन रोटेट दैट व्हील। तो उस चीज से आपको पता चला कि सारी प्रॉपर्टीज वही थी, बट ये जो रेस थी ये आपके
नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव नहीं कर, ये आपकी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रही थी, जबकि जो आपकी कैथोड रेस थी वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रही थी। तो यहाँ से हमें पता चला कि इनके ऊपर जो चार्ज अपॉन मास रेशो, मतलब ये सारी चीजें पता चली कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे तो दीज आर कॉल्ड प्रोटॉन। अब देखो इसमें मेन चीज क्या है, मेन चीज क्या है कि आप फिर उसी चीज में कंफ्यूज हो गए कि यानी कि जो रेज कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ चल रही हैं, जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज है, दीज आर द कैथोड रेज। तो यू कैन थिंक इन दैट वे कि हाँ भाई एनोड रेज भी यही होंगी, वो एनोड से निकल के कैथोड की तरफ चल रही हैं, बट दीज रेज आर नॉट मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये एनोड और कैथोड के बीच में ही प्रोड्यूस हो रही थी। रीजन क्या था, जो भी आप गैस फिल कर रहे थे वो गैस आयोनाइज हो रही थी, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द एनोड, बट जो गैसेस आयनाइज हो रही थी दे आर क्रिएटिंग द पॉजिटिव चार्ज, और वो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे दे आर मूविंग, वो मूव कर रहे थे नेगेटिवली पार्टिकल की तरफ, तो नेगेटिव कैथोड की तरफ। तो दीज रेज आर कॉल्ड एनोड रेज और कैनाल रेज, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। अब क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे तो, और वो डिपेंड कर रहे हैं कि आप इसमें कौन सी गैस फिल कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग उसके केटायन बन रहे हैं। तो चार्ज अपॉन मास रेशो फॉर दीज these anode rays depend on the gas filled in the discharge tube। आपके डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी गैस फिल करोगे वो उस पर डिपेंड करते हैं। तो चार्ज अपॉन मास रेशो आपका डिपेंड करेगा, ये आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आई एम गोइंग टू अंडरलाइन इट, कि जो चार्ज अपॉन मास रेशो है वो गैस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो भी गैस उसमें लोगे, डिस्चार्ज ट्यूब में आप जो भी गैस लोगे वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, बीच में प्रोड्यूस होती हैं, एनोड से कैथोड की तरफ नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि एनोड में से कुछ रेज निकलकर कैथोड की तरफ जा रही हैं, दे प्रोड्यूस इन बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। तो एनोड रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड, एनोड से ओरिजिनेट नहीं होती हैं, उसके बीच में से होती हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए, यानी कि अभी तक अगर आप पॉइंटर्स बना रहे हो तो पॉइंटर्स आपको कैसे बनाने हैं। पॉइंटर सबसे पहले कैथोड रेज मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड नेगेटिवली चार्ज होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट भी होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं, प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, शेडो प्रोड्यूस करती हैं, इट मीन्स दे आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन, एंड दे हैव द मास, दे हैव द चार्ज। चार्ज किसने उसने डिस्कवर किया, आर.ए. मिलिकन ने डिस्कवर किया, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 था। चार्ज अपॉन मास रेशो फिक्स है 1.76 इंटू 10 टू द पावर 8 कूलम पर ग्राम। फिर आपने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद में यहाँ से ही हमारे पास में प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी। गोल्डस्टीन ने मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास में आता है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास में आता है 1.674 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है। तो ये आपके पास में आएगा -27 kg इस तरीके से। अब आपके पास में आता है एटॉमिक मॉडल। सो टिल नाउ दे डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट ने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी कर ली थी। अब देखो मैं यहीं पे थोड़ा सा बता देती हूँ, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफ़ी टाइम बाद में हुई है, करीबन 10-15 साल का गैप था जब तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो पहले साइंटिस्ट यही मानते थे कि आपके पास में केवल कैथोड मतलब इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। तो यहाँ तक हमारे पास में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आ चुके थे। इलेक्ट्रॉन यू आर गोइंग टू डिफाइन इट बाय -1 E0, और प्रोटॉन को आप +1 P1 से डिफाइन करते हैं। इस पर -1 चार्ज है, -1 यूनिट चार्ज है, और ये आपके पास में 0 मास है, और प्रोटॉन का आपका 1 यूनिट चार्ज है और 1 यूनिट मास है, दैट इज 1 AMU, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 1 AMU के बराबर आ जाएगा। अब आता है आपका एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। जे थॉमसन को प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, इसका आपका वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे स्फीयर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो उसमें एम्बेडेड है। जैसे कि वाटरमेलन में पूरा स्फीयर ऑफ वाटरमेलन होता है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज का पूरा स्फीयर है, और जो नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन है वो बीच बीच में उसमें एम्बेडेड है। तो ये आपके पास में एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन ने दिया था। अब पर जे थॉमसन की अगर हम बात करें तो जे थॉमसन के मॉडल की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, यानी कि ये तो एक्सप्लेन कर रहा है कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा,
पर ये स्टेबिलिटी को कहीं से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, कोई शेप नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं, कोई स्पेक्ट्रा नहीं, किसी चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो ये एक स्टार्टिंग थी, बाकी इससे हमें पता कुछ नहीं चलता, बस हमें ये पता था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो आपस में पॉजिटिव चार्ज है और जितना नेगेटिव चार्ज है वो आपस में इक्वल है। इस बीच में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी मैं अपने नाम से याद करती हूँ, NC, निर्मल चौधरी। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन चैडविक, जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की अगर आप बात करते हो तो न्यूट्रॉन को आप रिप्रेजेंट करते हो N01 से। न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है, तो न्यूट्रॉन आर द न्यूट्रल, ये आपके न्यूट्रल हैं। और जो इसके ऊपर चार्ज है वो, जो इसके ऊपर मास है वो 1 है, और इसका जो मास आता है वो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg आता है। अगर यहाँ पे 1.67, देखो कुछ बुक में थोड़ा थोड़ा वैल्यूज का डिफरेंस है, तो यहाँ पे अगर आप ये लिख रहे हो तो फिर इसे 3 कर देना। तो डिफरेंस इन दोनों में जो डिफरेंस है वो न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से हल्का सा ज्यादा होता है, हल्का सा एक्स्ट्रा है, 1.675 है, वहां पे 1.673 है। अब आता है इसके बाद में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। दैट वाज वेरी गुड एक्सपेरिमेंट, और आपने बहुत 9th-10th क्लास से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड पास द अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल इन्होंने पास करे। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही थिन गोल्ड फॉयल ली थी और उन्होंने अल्फा, ओके, तो रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल पास आउट कराए गोल्ड फॉयल पे। यहाँ पे एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉयल ली, तो उन्होंने देखा कि द मोस्ट ऑफ द पार्टिकल आर गोइंग स्ट्रेट, सम ऑफ द पार्टिकल आर डेविएटिंग फ्रॉम देयर पाथ, कुछ पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो रहे थे, एंड वेरी फ्यू पार्टिकल आर कमिंग बैक, बहुत कम पार्टिकल ऐसे थे जो वापस आ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने रिजल्ट दिया। इन्होंने रिजल्ट क्या दिया कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द पार्ट और द मोस्ट ऑफ द पार्टिकल आर मूविंग स्ट्रेट, इट मीन्स द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट। यानी कि आपने यहाँ पे एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम, मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज वेकेंट, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज हैं वो स्ट्रेट जा रही हैं। उसके बाद में इन्होंने जो सबसे अच्छा पॉइंट इन्होंने जो दिया था, इन्होंने कहा कि ऑल ऑफ द मास ऑफ द एटम इज सिचुएटेड एट द सेंटर, सेंटर इज डेंस एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो सेंटर में आपके पास में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कंटेन ऑल मास एंड इट इज वेरी डेंस। और मास किस किस के अंदर था? मास केवल आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के अंदर था, यानी कि सेंटर में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो वो पार्टिकल जो सेंटर से टकराए वो वापस आ गए, क्योंकि वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाए। अब क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा रेज भी आपकी पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, तो वो अल्फा रेज जो न्यूक्लियस के पास से गुजर रही थी, दे हैव द रिपल्शन एंड दे स्टार्ट डेविएटिंग फ्रॉम देयर पाथ, क्योंकि आपको पता है द पॉजिटिव एंड द सेम चार्ज आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो वो अल्फा रेज जो न्यूक्लियस के पास से गुजर रही थी, यानी कि अगर एक मैं एटम लूं तो इन्होंने इस तरीके से कहा कि ये एटम यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, सो दोज अल्फा रेज विच आर मूविंग फ्रॉम द वैकेंट स्पेस दे आर गोइंग डायरेक्टली, दोज अल्फा रेज विच आर कमिंग नियर टू द न्यूक्लियस वो डेविएट हो रही हैं अपने पाथ से, क्योंकि द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर रिपेलिंग ईच अदर, एंड दोज अल्फा रेज विच आर स्ट्राइकिंग ऑन द न्यूक्लियस दे आर कमिंग बैक। और न्यूक्लियस बहुत छोटा सा था, तो इसलिए बहुत ही कम अल्फा रेज थी जो वापस आ रही थी। तो जो न्यूक्लियस वर्ड का यूज किया वो आपके रदरफोर्ड ने किया था। तो न्यूक्लियस का पता चल गया, तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से वॉट एवर द थिंग यू डिफाइन बाय द एक्सपेरिमेंट वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आज चीज़ें एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे आपके पास में ये 2-3 पॉइंट पता चल गए। अब आता है बात इलेक्ट्रॉन की। ही सेड कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व राउंड द न्यूक्लियस, यानी कि इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है दे रिवॉल्व राउंड न्यूक्लियस, कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं। तो काफी अच्छा मॉडल था। बात करते हैं अभी आगे क्या है कि इसमें सही था या नहीं था। ठीक है, तो अब आपके पास में 2-3 चीजें आ गई हैं। 2-3 चीजें आपके पास में क्या क्या आई हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में एटम में यू हैव द सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन -1 E0 से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन +1
1 से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूट्रॉन 0 एंड 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी आपकी गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस है, एटम अगर ये है और आपका ये जो सेंटर है, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगा रहे हैं। इस तरीके से यहां तक अभी तक हमें पता चल गया था। तो यहाँ पे आपके पास में यू है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हमारे पास में कुछ टर्म्स आती हैं। टर्म्स क्या आती हैं? जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर represented by Z and it gives number of proton, and in any atom number of proton is equals to number of electron। यहाँ हैश वर्ड में नंबर के लिए यूज कर रही हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, यानी कि इफ यू हैव एनी एटम तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट यू हैव द mass number, that mass number you are going to represent by A and that gives number of proton, this is equals to number of proton plus number of neutron। ओके और किसी भी जब आप एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, माना मेरे पास में कोई एटम Z है तो मैं यहाँ पे Z नहीं लेती हूँ, Z तो फिर आपके पास में एटॉमिक नंबर आ जाएगा। माना आपके पास में कोई Y है, देयर यू हैव एटॉमिक नंबर एंड देयर यू हैव द मास नंबर। तो मास नंबर आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और एटॉमिक नंबर इज द प्रोटॉन एंड दैट प्रोटॉन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। एटम की बात करें क्योंकि आयंस भी आएंगे तो फिर वहां पे आप कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैं बार बार आपको ये पहले ही बता रही हूँ। कुछ बच्चों को होता है कंफ्यूजन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो आपने जो पीरियोडिक टेबल देखी है, पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रही हूँ 1H1 तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 0, क्योंकि द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज 1। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत ही बेसिक सा पार्ट था जो हमने यहाँ पे कवर किया है। इसके बाद में हमारे पास में कुछ टर्म्स आती हैं डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर। सबसे पहले हमारे पास में आता है आइसोटॉप्स। Isotopes are element with the same atomic number। Isotope same proton और Z एटॉमिक नंबर सेम है या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। जैसे कि आपके पास में 1H1, 1H2, 1H3 तो एटॉमिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मास नंबर डिफरेंट है। इसके बाद में आपके आते हैं आइसोबार्स, सेम मास और सेम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम होंगे। इसके बाद में आते हैं आपके पास में आइसोटॉन्स, सेम न्यूट्रॉन। इसके बाद में आते हैं आपके पास में आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास में, यहां पे इसको लिख देती हूं। नेक्स्ट यू हैव आइसोडाइफर्स, द डिफरेंस ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम, यानी कि यहां पे तुम्हारे पास में आता है डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज सेम। इफ यू हैव 2 एलिमेंट और उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में द एलिमेंट आर हैविंग द सेम नंबर, देन दीज टाइप्स ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड आइसोडाइफर्स। इसके बाद में आता है आइसोस्टर्स वो होते हैं जो एटम भी, जिसमें नंबर ऑफ एटम भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मुझे दिया है CO2 और N2O, दोनों में 3-3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर आप आइसोस्टर्स की बात करते हैं तो सेम, दिस इज सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन एज वेल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी सेम है और सेम नंबर ऑफ एटम है। जैसे CO2 है तो यहाँ पे 3 एटम है, यहाँ पे भी 3 एटम है, पर यहाँ पे अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। कार्बन के 6 हैं, ऑक्सीजन के 8 होते हैं, 8 × 2 16, तो ये आपके पास में आ गए 22। ठीक है, नाइट्रोजन के आपके पास में 7 होते हैं, 7 × 2 14 एंड 14 + 8 कितने हो गए? 22। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोस्टर्स हैं। ठीक है, क्लियर? तो इसके बाद में अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास में आता है, देखो बहुत डिटेल में मैं नहीं ले रही हूँ बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टॉपिक टू कवर और एक ही 1 शॉट है,
तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। अब आता है आपके पास में एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट यू हैव एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास आपके पास में क्या है, इफ यू हैव सीन द पीरियोडिक टेबल, तो तुमने देखा होगा कि जो एटॉमिक मास है, अब हम कह रहे हैं एटॉमिक मास सम ऑफ द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, पर जब तुम पीरियोडिक टेबल देखते हो तो यू कैन सी कि देयर आर मोस्ट ऑफ द एटॉमिक मास गिवन इन द डेसिमल। डेसिमल का मतलब क्या है कि वहां पे वो अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो इट शुड बी इन इंटीजर वैल्यू, पर वो इंटीजर वैल्यू नहीं है, इट इज इन डेसिमल्स। तो यानी कि कहीं ना कहीं कोई बीच में कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन कैसे दूर होता है कि एवरेज एटॉमिक मास सम ऑफ द एवरेज ऑफ द आइसोटॉप्स, जितने भी आपके आइसोटॉप्स हैं, दिस इज द एवरेज ऑफ मास ऑफ एटम विद फ्रैक्शन विद परसेंटेज। यानी कि आपके पास में अगर एक से ज्यादा आइसोटॉप है और उन सारे आइसोटॉप्स के टोटल एवरेज निकाल देंगे, वो एवरेज एटॉमिक मास आता है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है F1 M1 प्लस F2 M2। अब आपके जितने भी आइसोटॉप है आप उसके अकॉर्डिंग लेते रहो। जैसे कि मैं क्लोरीन की बात करती हूँ, तो क्लोरीन, इन केस ऑफ क्लोरीन यू हैव एटॉमिक नंबर 35 atomic number is 17 and you have the two isotopes 17 एक 37 वाला है, एक 35 वाला। जो 35 है दैट इज 75% और यहाँ पे जो 37 वाला है ये आपका 25% है। अब मैं इसका एवरेज एटॉमिक मास अगर मैं निकालूंगी तो देयर आई एम गोइंग टू टेक द फ्रैक्शन लेना है, परसेंटेज नहीं लेनी है, फ्रैक्शन यानी कि इन वन में कितना होगा 0.75 और इसका मास कितना है 35। दूसरे वाले का जो फ्रैक्शन है वो 0.25 होगा और जो एटॉमिक मास है दैट इज 37। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपके पास में 35.5 आएगा। इसीलिए जब क्लोरीन का आप मास लेते हो तो 35.5 लेते हो, 35 नहीं लेते हो, क्योंकि दिस इज द एवरेज ऑफ द आइसोटॉप्स। तो जितने भी आपके एवरेज आइसोटॉप्स होंगे, मतलब एवरेज जो होंगी, उसके अकॉर्डिंग आप निकालते हैं। इसके बाद में हमारे पास में आता है, यहां तक हमारा एवरेज एटॉमिक मास तक कंप्लीट हो गया। अब आता है हमारे पास में ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड हमने पढ़ लिया, रदरफोर्ड ने अपना स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, बहुत बढ़िया बात कही कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज सिचुएटेड एट द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और मोस्ट ऑफ द मास या ऑल ऑफ द मास ऑफ द एटम इज सिचुएटेड एट द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। बट मैक्स ने कहा, फिजिक्स में आपने मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ी होगी, उन्होंने कहा जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। इट मींस इफ द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस इट विल रेडिएट द चार्ज, रेडिएट द एनर्जी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। बट एटम आपका काफी स्टेबल होता है, इट डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, इतनी इजीली आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। दूसरी चीज, स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जो हमारे पास में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आया था वो स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, शेप्स की कहीं बात नहीं थी, बॉन्डिंग का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो रदरफोर्ड मॉडल से हमें ये तो पता चल गया कि देयर इज ए न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट स्टेबिलिटी को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। और ये उन्होंने इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं करा कि मैक्सवेल फिजिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग कि इफ द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस तो उसकी एनर्जी निकलती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेके थोड़ी सी फिजिक्स की बात करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। रेडिएशन, अगर आपको कोई रेडिएशन डिफाइन करने के लिए कहता है तो रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। द एनर्जी कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड एनर्जी कैन बी एमिटेड, यानी कि रेडिएशन एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रेडिएशन एमिट भी हो सकती हैं। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर दोज रेडिएशन विच हैज द इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, यानी कि अगर हम कहें व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव अंडर एक्सेलरेशन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा है विद द अल्टरनेटिंग। इट मींस जो आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं दीज आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो मूव करेंगी, मूव करने की डायरेक्शन भी सेम होगी, बट वन इज मूविंग इन दिस प्लेन एंड अदर इज मूविंग इन दिस प्लेन। सो इफ दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका चार्ज पार्टिकल अल्टरनेटिंग में मोशन कर रहा है, तो दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सेज कि द एनर्जी और द रेडिएशन
एनर्जी और रेडिएशंस आर एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूसली। कॉन्टिन्यूसली वो एमिट या एब्जॉर्ब होती है, तो एक जैसी एनर्जी एमिट होती है, एक जैसी एनर्जी रेडिएट होती है। तो कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि वो एक जैसी एमिट हो रही है, एक जैसी एमिट हो रही है, एक जैसी एब्जॉर्ब हो रही है। अब यहाँ पे पहले रेडिएशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले टर्म आती है हमारे पास में वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव ट्रफ एंड क्रस्ट। आपके ये दो कंसेक्यूटिव ट्रफ या क्रस्ट और ट्रफ की जो बीच की डिस्टेंस, तो ऊपर वाले आपके ट्रफ है, नीचे वाले आपके क्रस्ट हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो वेवलेंथ होगी। एंड द वेवलेंथ इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहली बात तो ये वेवलेंथ आ गई लैम्डा, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसके बाद में आपके पास में आता है दूसरा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ रेडिएशन पासिंग इन द वन फ्रॉम द वन प्लेन इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी रेडिएशन आपकी पास हो रही है, एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगाएंगे, तो वी हैव न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। लैम्डा की यूनिट क्योंकि डिस्टेंस है मीटर में होगी, मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉन कुछ भी हो सकती है। फ्रीक्वेंसी आपकी हर्ट्स होती है या फिर साइकिल पर सेकेंड होती है। यानी कि आप अगर यूनिट की बात करते हैं, पहली बात मैं यहाँ पे ही पूरा डिफाइन कर देते हैं। ये आपके पास में कोई वेव जा रही है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ और क्रस्ट की जो डिस्टेंस होगी, दिस इज कॉल्ड लैम्डा। लैम्डा क्योंकि डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस की आपकी जो यूनिट होगी वो मीटर भी हो सकती है, सेंटीमीटर भी हो सकती है, एंगस्ट्रॉन भी हो सकती है। इसके बाद में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वेव पासिंग फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम इन 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी, ये वेव नंबर है, सॉरी। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। तो देखो, समझो इस तरीके से कि अगर वेव इतनी दूर मूव कर रही है और अगर कोई वेव ऐसे मूव कर रही है, तो सिंपल सी बात ये है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी क्योंकि ये पर्टिकुलर एक पॉइंट में ज्यादा वेव पास कर जाएंगी, जबकि इसमें कम वेव पास करेंगी। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी की जो आपके पास में यूनिट होती है वो आपके पास में होती है हर्ट्ज, या फिर दैट इज इक्वल्स टू साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड दोनों एक ही चीज है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैंने अंडरलाइन किया, तो एट द एंड यू कैन मेक अ शीट कि आपके पास में इस चैप्टर में ये फॉर्मूले हैं। कोशिश मैंने सारे फॉर्मूलों को कवर करने की है। न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, न्यू बार इज इक्वल। अब अगली चीज हमारे पास में आती है यहाँ पे वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल्स टू न्यू बार एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। 1 अपॉन लैम्डा के इक्वल आपका वेव नंबर होता है। वेव नंबर क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा है, लैम्डा अगर आपका सेंटीमीटर में है तो वेव नंबर आपका सेंटीमीटर इनवर्स में होगा। यानी कि यहाँ पे इसकी अगर आप यूनिट लिखोगे तो ये सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स जो भी आपकी जो उसके वेवलेंथ की होगी उसके इनवर्स में आ जाएगी। ओके, समटाइम्स हम वेव नंबर को फ्रीक्वेंसी की टर्म में ही ले लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रीक्वेंसी आपको वेव नंबर की टर्म में ही दी होती है, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो दोनों एक ही बात है। जब आप थोड़ा हाई लेवल पे जाते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर के टर्म पे ही लेके चलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास में आ गया ये वेव नंबर। वेव नंबर के बाद में आपके पास में आता है टाइम पीरियड। तो आपके देखो पॉइंट क्या क्या हुए हैं। सबसे पहले आपके पास में आया वेव लेंथ 1, दूसरा आपके पास में आया फ्रीक्वेंसी, तीसरा आपके पास में आ गया वेव नंबर, और फोर्थ आपके पास में आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपके पास में 1 अपॉन न्यू के इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी का इनवर्स दैट इज टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी साइकिल पर सेकेंड है तो इसकी जो यूनिट आ जाएगी वो सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आपके पास में आता है मोजलेस एक्सपेरिमेंट। यहां तक क्लियर हुआ? दोबारा एक बार शॉर्ट ट्रिप ले लेते हैं। हुआ क्या शुरू में, सबसे पहले कैथोड रेस की डिस्कवरी हुई थी उस डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू, उसी में फिर आपकी कैनाल रेस की डिस्कवरी हुई थी, उन पे चार्ज आ गया। उसके बाद में आपके पास में कैथोड और एनोड रेस के पता चल गया। फिर आपके पास में एटॉमिक मॉडल शुरू हुआ, जे थॉमसन मॉडल आया, उसी बीच में फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की भी बात हो गई। फिर उसके बाद में जे थॉमसन के बाद में आपका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आपको पता चल गया कि एटम में कैसे कैसे होता है। पर फिर उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास में स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद में आपने एटम में एटॉमिक नंबर, मास नंबर को बात कर ली।
आइसोटॉप्स पढ़ लिए, आइसोडायफर्स जो भी हैं वो सारे के सारे पढ़ लिए। इसके बाद में हम आए ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड में क्या कमी थी कि हमें आगे बढ़ना पड़ा, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रुक गए, थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को पढ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने वेव्स को पढ़ा। वेव्स के बाद में हमारे पास में आता है मोजले एक्सपेरिमेंट। मोजले ने क्या किया था, मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने क्या किया, कैथोड रेज पास आउट कराई मेटल पे, यानी कि इन्होंने मोजले एक्सपेरिमेंट आपका कुछ इस तरीके था। मोजले एक्सपेरिमेंट आपके इसके कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप जेई के बच्चे हैं तो यू नो कि उस पर ग्राफ के क्वेश्चन भी आए थे, और मैंने सारे क्वेश्चन 24 और 23 के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चन थे वो मैंने करा रखे हैं। तो आप इस वीडियो को देख के वहाँ से आप क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, आपके सारे क्वेश्चन वहाँ पे लग जाएंगे आराम से। मोजलेस ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, मोजलेस ने मेटल के ऊपर, ये मेटल की प्लेट थी, इसके ऊपर आपकी कैथोड रेज पास आउट कराई और यहाँ से इसमें से एक्सरेज निकली। तो ये जो एक्सरेज निकली, इसमें से जो एक्सरेज निकली, ये एक्सरेज जो आपकी थी, इनकी जब इन्होंने फ्रीक्वेंसी मेजर की तो इन्होंने देखा कि द वेवलेंथ ऑफ द एक्सरेज आर चेंजिंग। उनकी जो एक्सरेज की जो वेवलेंथ थी वो चेंज हो रही थी, और वो जो चेंज हो रही थी वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही थी। यानी कि अगर आपके पास में ये इन्होंने जो ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पे आपका ग्राफ है, देखो जरा, ये देखो इन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया इस तरीके से। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिया और यहाँ पे √μ × 10⁻⁸ एक कांस्टेंट वैल्यू को लेते हुए इन्होंने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो इन्होंने देखा कि जब अल्फा में से जो आपकी फर्स्ट शेल है उसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनके लिए के की वैल्यू, जो सेकंड शेल है उसके लिए एल की वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करी थी। यानी कि जो आपका एटॉमिक नंबर जो था, अब आप समझो इस तरीके से कि उन्होंने मेटल लिया और मेटल का जो एटॉमिक नंबर है उसके अकॉर्डिंग एक्सरेज जो निकल रही थी उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही थी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ शेल एज वेल। तो शेल के अकॉर्डिंग भी डिपेंड कर रही थी, एटॉमिक नंबर के